नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम जानेंगे यूरोप में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बदलाव अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं सही नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन फिलहाल यूरोप में क्या इस पर चर्चा हो रही है, यूरोप की पार्लियामेंट में क्या इसको लेके बातें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्ल्ड अफेयर को लेकर, विश्व करंट अफेयर को लेकर, और भारत में भी इसकी जो बदलाव के कारण हो सकते हैं तो उनमें भारत में भी क्या चर्चा का विषय बनेगा। और अगर दुनिया में कहीं बदलाव होता है तो उसका असर भारत में जरूर दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड जेंडर जो होता था अपने यहाँ जो होते थे, उनके लिए जो चीज़ें दुनिया में चली, जैसे समलैंगिकता की बात करें तो होमोसेक्सुअल पर बहुत ज़्यादा भारत में भी जन आंदोलन खड़े हुए। जैसे पिछले दिनों आपने देखा था लखनऊ में आंदोलन हुए, भारत की न्यायपालिका में केसेस गए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल के आए, मैटर निकल के आए, मामले निकल के आए, जिनमें ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में भी समलैंगिकता की ज़रूरत है, लेकिन भारत सरकार, भारत की न्यायपालिका ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं और भारत के मूल्यों के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं थी, जिसे सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाई। आपको बता दें कि फ्रांस और इटली में, जो यूरोपीय देश है ना, उनमें फ्रांस और इटली दो ऐसे देश हैं जो बहुत ही सुंदर देश हैं। बहुत सारी तस्वीरें हमने यूरोपीय कंट्रियों के लगाए हुए हैं जो आप देख रहे होंगे, जिनमें कुछ भारतीय चित्र भी हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र आपको अलग तरीके से दिखेगा, यूरोप का भौगोलिक क्षेत्र अलग दिखेगा, क्योंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप में है और यूरोप अलग है, हमारे बगल में है। तो यूरेशिया, जब हम यूरेशिया कहते हैं ना, तो यूरोप और एशिया यानी कि यूरोप और एशिया का सम्मिश्रण मिल जाता है। तो इस कानून को अगर हम देखें, या इस जो चर्चा का विषय बना हुआ है फ्रांस और इटली में यौन व्यापार को लेकर, तो इसका असर भारत पे क्या होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और भारत में वेश्यावृत्ति या यौन व्यापार को लेकर क्या इसका इतिहास रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। वैसे काफ़ी लंबी हमने यहाँ पे आपको एक तरह से समरी देने की कोशिश की। आइए अब डिटेल से चर्चा करते हैं कि फ्रांस और इटली में यौन व्यापार से पाबंदी को हटाने के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या EU के देशों ने जो इस पर लगाम लगाने की बात की थी, क्या ये हो पाएगा। आपको बता दें कि फ्रांस में विपक्ष की नेशनल रैली पार्टी जल्द ही एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में लगी हुई है जिससे सेक्स वर्कर अपना काम कानूनी तरीके से कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देशों में भी यह मुद्दा उठ चुका है। इटली में जॉर्जिया मेलोनी सरकार भी सेक्स वर्कर को वैध करने के इरादे में दिख रही है। यानी कि जिस प्रकार से और कामों को देखा जाता है, उसी तरह से सेक्स वर्कर यानी कि वेश्यावृत्ति, यौन व्यापार कह सकते हैं, इसको लेकर भी यूरोप के देश जो हैं इसको कानूनी मान्यता देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक कई देश यौन व्यापार को वैध रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ वक्त पहले इटली में चर्चा हुई और अब फ्रांस में भी इसके लिए विधेयक लाने में जुटा हुआ है फ्रांस। यूरोप में कई देशों में सेक्स वर्क प्रतिबंधित है। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद महिलाओं का शोषण रोकने के लिए इस तरह के कानून बने, जहां सेक्स वर्करों को तो नहीं लेकिन ग्राहकों को सजा मिलने लगी ताकि ये काम बंद हो जाए। यानी कि सेक्स वर्कर जो है, उन्हें सेक्स वर्कर यानी कि देह व्यापार करने दिया जाता था, लेकिन जो उनके पास ग्राहक जाता था उसको सज़ा मिलती थी। तो जब ग्राहक को सज़ा मिलेगी तो कोई जाएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक इस बिजनेस पे कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगा। इसमें सरकार का भी एक पक्ष होता है, और क्योंकि सेक्स वर्कर कोई बनना नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपहरण करके महिलाओं को लाते हैं, छोटी बच्चियों का अपहरण करके लाते हैं और उनसे जबरन ये देह व्यापार करवाते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारी फिल्मों में देख सकते हैं, या बहला फुसला कर ले जाना और उसे सेक्स वर्कर में डाल देना। तो ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। चुनाव में बड़ी ताकत दिखा चुकी नेशनल रैली पार्टी एक बिल ला सकती है जिसका मसौदा जॉ फिलिप टैंगी ने बनाया है। यह सेक्स वर्करों को अपना खुद काम खुद चलाने
की अनुमति देगा, यानी कि अपना काम खुद से करेंगे और इसके लिए सरकार परमिशन दे, यानी बीच में कोई दलाल नहीं होगा, डायरेक्ट ये कस्टमर से मिलेंगे और काम और उससे मिले पैसों का पूरा कंट्रोल काम करने वालों के हाथ में होगा। ये इसलिए होगा ताकि कोई उनका शोषण न कर सके, यानी कि थर्ड पार्टी को भी हटा दिया जाएगा। समर्थकों का ये कहना है कि अगर यह काम नियमों के तहत किया जाए तो अवैध सेक्स रैकेट कम होंगे और सेक्स वर्करों की सुरक्षा और हाइजीन तय हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्स वर्कर जो होते हैं चोरी छिपे ऐसा काम करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की सेफ्टी की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और फ्रांस में ब्रॉथल्स का लंबा इतिहास रहा है। उन्हें साल 1946 में बंद कर दिया गया। यह फैसला मार्थे रिचर्ड कानून के तहत लिया गया था, जो पहले खुद सेक्स वर्कर थीं और बाद में राजनीति में आई। इस काम में महिलाओं का शोषण रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम कसना मकसद था। उस समय फ्रांस में कई ब्रॉथल ऐसे थे जहां महिलाओं को मजबूर करके काम कराया जाता था। ये जगहें हिंसा और बीमारियों का अड्डा बनी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोसाइटी में बदलाव देखे गए और महिला सुरक्षा पर काफ़ी चर्चा भी हुई। मार्थे रिचर्ड जोर शोर से अपने मुद्दों को उठाती रहीं। आखिरकार अप्रैल 1946 में कानून पास हुआ। 1946 में जब कानून पास हुआ तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और भारत पर 1946 में किस देश का शासन था आपको पता ही है, ब्रिटेन का है। तो 1946 में कानून पास हुआ और लगभग 1400 से ज़्यादा ब्रॉथल्स बंद कर दिए गए। वैसे ये सभी 19वीं सदी से सरकार की निगरानी में चल रहे थे, लेकिन कानून के बाद इन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। फ्रांस में कानून सेक्स वर्कर को काम करने से नहीं रोकता, यानी कोई महिला या पुरुष अपनी मर्जी से यह काम कर सकता है, लेकिन ग्राहक को सजा दी जाती है। सेक्स वर्कर की सर्विस लेने वाले ग्राहक पर करीब 1.4 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी देश का सिस्टम सेक्स वर्क को सीधे बैन नहीं करता, लेकिन उसे कमजोर करने के लिए भारी जुर्माने लगाता है। विधेयक लाने की बात कर रहे दल का कहना है कि सेक्स वर्कर बयान न दे सके, इसके लिए उस पर भारी हिंसा होती है। मारपीट तो आम बात है, वहीं कई बार इनकी हत्या तक कर दी जाती है। दल के मुताबिक बहुत सी सेक्स वर्कर खुद चाहती हैं कि इस पेशे को वैध बनाया जाए ताकि सेफ्टी पक्की हो सके। साथ ही जो विदेशी महिलाएं इस ट्रैप में हैं उन्हें उनके देश भेजने की बात भी हो रही है ताकि मानव तस्करी की चेन टूट सके। लेकिन इस बिल के विरोधी भी हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में सेक्स वर्कर्स की मदद करने वाले संगठनों का जिक्र है, जिनका कहना है कि सेक्स वर्क को दोबारा कानूनी रूप कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब कानूनी रूप बनेगा तो हर कोई जिन्हें ज़रूरत होगी वो सेक्स वर्क में घुसेंगे और पैसे कमाएंगे। फ्रांस अकेला देश नहीं है जहां ब्राथल दोबारा खोलने पर बहस चल रही है। इटली में भी यही चर्चा है। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार में शामिल पार्टियों के द्वारा इसके पक्ष में नज़र दिखाई दे रहे हैं। वहाँ साल 1958 के मर्लिन लॉ के तहत ब्राथल पर बैन लगा हुआ था। 50 के दशक तक इटली में सरकारी लाइसेंस वाले ब्राथल होते थे। इनमें हजारों महिलाएं काम करती थी, लेकिन इनके अंदर शोषण, तस्करी और हिंसा की शिकायतें लगातार तेज हो रही थी। इन्हें बंद करने की मांग होने लगी और मर्लिन लॉ के तहत ब्राथल्स बंद करा दिए गए। हालांकि सेक्स वर्कर को अपराध नहीं बनाया गया, यानी इस काम पर सेक्स वर्कर को सजा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राथल चलाना, कमरे किराए पर देना या किसी की कमाई पर कंट्रोल रखना अवैध बना दिया गया था। उधर बेल्जियम ने 3 साल पहले सेक्स वर्क को पूरी तरह क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी न सेक्स वर्कर अपराधी हैं न ही उनके ग्राहक। अब बेल्जियम सेक्स वर्कर्स को लेबर प्रोटेक्शन भी देने लगा है। इसमें उन्हें भी बाकी कर्मचारियों की तरह सोशल इंश्योरेंस मिलेगा, पेड सिक लीव होगे और मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। अगर किसी वजह से काम रुका रहे तो बेरोजगारी भत्ता और रिटायरमेंट में पेंशन भी देने की व्यवस्था की गई है। यूरोप के बाकी देशों में सेक्स वर्क की स्थिति अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन की, तो जर्मनी में सेक्स वर्क पूरी तरह कानूनी है। यहाँ लोगों को लेबर राइट भी मिलते हैं। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में यह काम रेगुलेटेड है, जिस पर सरकार की नज़र रहती है। नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड में सेक्स वर्कर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ग्राहक को सजा मिलती है, जैसा कि हमने पीछे अभी आपको बताया। वहीं स्पेन में सेक्स वर्क कानूनी तो है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग स्थिति है। पोलैंड और हंगरी में इस पर कड़ाई की हुई है, यानी कि पोलैंड और हंगरी ऐसे देश हैं जो कड़ाई से इसका पालन करवाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भारत के, तो भारत में 2900 साल पहले से वेश्यावृत्ति एक पेशा है
और ये कई सारे कल्चर्स को समेटे हुए हैं। दुनिया में 4400 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के बेबीलोन शहर में वेश्यावृत्ति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अलग अलग कल्चर में समय के साथ अलग अलग तरीके से वेश्यावृत्ति जारी रही। भारत में 2600 साल पहले से वेश्यावृत्ति हो रही, लेकिन इसके लीगल स्टेटस का आज भी पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर के लीगल स्टेटस पर सरकार और पुलिस को कुछ निर्देश दिए तो सेक्स वर्कर की चर्चा होने लगी थी। और इस चर्चा की जब हम बात करें तो लगातार कोर्ट इस पर निगाहें बनाए रखता है और सेक्स वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करता रहता है और उन्हें सुरक्षा देने की व्यवस्था करता रहता है। वेश्यावृत्ति को अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। यह शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार 1530 ईस्वी में शामिल किया गया था। प्रोस्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब खुद के शरीर को किसी के सामने बिकने के लिए ऑफर करना। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस के मुताबिक वेश्यावृत्ति पैसे या सामान के बदले खुद से सेक्स करने की छूट देना है। वेश्यावृत्ति शब्द का मतलब भारतीय कानून स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिकार अधिनियम 1956 में भी बताया गया। इस कानून के मुताबिक वेश्यावृत्ति एक महिला द्वारा पैसा या किसी सामान के बदले अपने शरीर को यौन संभोग के लिए किराए पर देना है। मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले शुरू हुई थी वेश्यावृत्ति। वेनु तई चवन कॉलेज कराड़ के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया था कुछ साल पहले मीडिया को कि यूजीसी प्रोटेक्ट के तहत हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड इन इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट नाम से एक रिसर्च की है। ये प्रोफेसर है जिनका नाम था SR सरोदे। इन्होंने बताया था कि रिसर्च पेपर के पेज नंबर 27 पर दावा किया गया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी वह समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, तब इंसान पशु पक्षी की तरह यौन संबंध बनाता था, यानी कि किसी के साथ भी संबंध बना लो। आदि मानव के समय में भी महिलाओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। औरतें अपनी पसंद के पुरुषों के साथ, जबकि पुरुष किसी भी महिला के साथ संबंध बनाते थे। करीब 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के बाद आर्थिक गतिविधियां तेज हुई तो इसके साथ ही व्यापारियों को शराब और औरतों के साथ संबंध बनाने की लत लग गई। फिर धीरे धीरे हुई वेश्यावृत्ति की शुरुआत। दुनिया में सबसे पहले वेश्यावृत्ति की शुरुआत 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर और सुमेर सभ्यता में देखने को मिलती है। यानी आज से 4400 साल पहले की ये घटना हम बात कर रहे हैं। SR सरोदे ने हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड इन इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट में देश में वेश्यावृत्ति के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला है प्री हिस्टोरिकल पीरियड जब लेखन कला उपलब्ध नहीं थी, और दूसरा वैदिक काल, और इसके बाद प्री हिस्टोरिकल पीरियड में विवाह व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आदि मानव के समय में औरतों को लेकर इनमें लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। यहाँ प्रोफेशनल वेश्यावृत्ति नहीं थी, यानी कि पुरुष किसी भी महिला के साथ संबंध बना लेता था और महिलाएं जो थी अपने मनपसंद पुरुष के साथ चली जाती थी। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के दौरान की एक कांस्य प्रतिमा में पवित्र वेश्या नृत्यांगना को मंदिर से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है। पोस्ट वैदिक काल यानी 900 से 700 ईसा पूर्व तक वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में देखा गया। भारत के लिच्छवी गणराज्य में राज्य के आदेश पर आम्रपाली वैशाली की नगर वधू यानी वेश्या बनी थी, जो बाद में गुरु बुद्ध के शरण में गई थी। वेश्यावृत्ति कई कल्चर के साथ घुली मिली है। इसका सबूत गेरडा लर्नर की किताब द ओरिजिन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन एंसेंट मेसोपोटामिया में मिलता है। उन्होंने लिखा है कि सुमेरियन पुजारी उरूक शहर में वेश्यावृत्ति की देखरेख करते थे। इसका एक उदाहरण कर्नाटक में हजारों सालों से मनाया जाने वाला सोनदत्ती पर्व था, जिसमें कुंवारी लड़कियों को देवी येलम्मा को समर्पित किया जाता था। बाद में ये लड़कियां बेच दी जाती थीं। लड़कियों को खरीदने के लिए बड़े शहरों से लोग आते थे। लड़की के परिवार को रेगुलर इन दलालों से पैसा मिलता था। हालांकि अब कर्नाटक सरकार इस कुप्रथा को खत्म करने का दावा करती है। फिलहाल अभी चलता है या नहीं चलता है तो वहाँ इंटरनल जाकर अगर जांच करनी हो तब पता चलेगी। फिलहाल सरकार ये कहती है कि ये बंद हो चुका है। 1780 ईसा पूर्व बेबीलोन के छठे राजा हम्बुराबी ने 282 कोड का कानून तैयार किया था। इसमें कोड 178, 80, 187, 192 में खास तौर पर वेश्याओं के अधिकार की बात की गई थी। इस समय यहूदी कल्चर में महिलाओं के लिए वेश्यावृत्ति पर रोक थी, लेकिन मिस्र, असीरिया
बेबीलोन और पर्सिया जैसे देशों में धर्म और कल्चर के साथ वेश्यावृत्ति भी घुली हुई थी। इसी तरह भारत में जब मुगल आए तो भारत में वेश्यावृत्ति के फलने फूलने का दौर 1526 के बाद मुगल पीरियड यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर के शासनकाल तक हुआ। मुगल सल्तनत में राजा महाराजाओं के दरबार की खूबसूरती को बढ़ाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं को रखा जाता था। अकबर ने अपने समय में वेश्याओं के रहने के लिए राजधानी के बाहर व्यवस्था की थी। इस वक्त आम लोगों के लिए वेश्याएं आसानी से उपलब्ध न हो, इसके लिए अकबर ने कठोर कानून भी बनाए थे। हालांकि मुगल में रखैलों और दासियों को रखने की प्रथा काफ़ी तेजी से बढ़ी। उस वक्त वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए उर्दू के शब्द तवायफ का इस्तेमाल किया जाता था। क्वार्टज वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ समेत कई जगहों पर वेश्यावृत्ति के लिए रंडीबाजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आप ग्रामीण समुदाय में देखेंगे तो गाली गलौज की भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। 16वीं सदी में गोवा पर शासन करने वाले पुर्तगाली जापान से हजारों स्लेव सेक्स गर्ल लेकर आए थे। इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में शामिल कराया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर मोती चंद्रा ने अपनी किताब द वर्ल्ड ऑफ कोर्ट सन्स में लिखा है, अवध समेत उत्तरी भारत में तवायफों के नाम के अंत में जान या बाई जोड़ा जाता था, जो उनकी पेशेवर स्थिति को बताता था। यानी कि बाई कह दिया जाए, जान कह दिया जाए, यानी कि वो तवायफ है या सेक्स वर्कर है। वीना तलवार का मानना है कि भले ही वेश्याओं के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, लेकिन सोशल स्टेटस के मामले में वो आम लोगों से काफ़ी पीछे थी। यानी कि वेश्यावृत्ति में पैसा बहुत था, लेकिन उनके पास सम्मान, समाज में अधिकार नहीं थे। इतिहास वीना तलवार ओल्डेन वर्ग ने अपनी रिसर्च में पाया कि 1858 से 1877 तक टैक्स से जुड़ी जानकारी वाले अभिलेखों से पता चलता है कि लखनऊ की तवायफ अधिक कमाने वाली थी। राम अवतार गुप्ता मुज्जतर का शेर है, शाम ए अवध ने जुल्फ में गूंधे नहीं है फूल, तेरे बगैर सुबह ए बनारस उदास है। इसमें शाम ए अवध का इस्तेमाल तवायफों के कोठों के लिए किया गया है। वैसे भारत में भी कोठे बंद कर दिए गए हैं। और कोठों की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही इस शब्द को सुनने को हम प्राप्त करते हैं या ऐसे सुनते हैं कि कोठा हुआ करता था। ठीक है। भारत में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को कई नामों जैसे नोची, तवायफ, चकला, देवदासी आदि से जाना जाता था। देवदासी को लेकर बंगाली में फिल्में भी बनी हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो देवदासियों के बारे में भी पता चलेगा, जो एक कुप्रथा के रूप में जाना जाता था। वेश्यावृत्ति से जुड़े कानून बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार कैंटोनमेंट एक्ट 1864 लाई थी। इस कानून के तहत मिलिट्री बेस में सैनिकों के लिए तवायफों को रखा जाता था। यानी कि जो सैनिक होते थे वो अपनी पत्नियों के साथ तो होते नहीं थे, तो उनके लिए तवायफ की व्यवस्था की जाती थी। 1000 ब्रिटिश सिपाहियों के लिए करीब 15 महिलाओं को एक जगह रखा जाता था। इस स्थान को चकला कहा जाता था, यानी कि जहाँ पर 15 महिलाएं एक साथ हो, यानी कि 1000 सैनिक और 15 महिलाएं, यानी कि इन 15 महिलाओं के साथ 1000 लोग सेक्स करते थे। चकले पर रहने वाली महिलाएं जो गाने और डांस करने के साथ यौन संबंध बनाने की कला में एक्सपर्ट थी, उन्हें तवायफ कहा जाता था। तवायफों के पास वेश्यावृत्ति सीखने के लिए लाए जाने वाली नई लड़कियों को नोची कहा जाता था। नोची ही राजा या बड़े दरबारों में नृत्य के लिए डांसिंग गर्ल के रूप में आती थी। दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य, केन्या, फिलीपींस सेक्स टूरिज्म के ख्याल से काफ़ी खास माने जाते हैं। यानी कि दुनिया में 14.45 लाख करोड़ रुपए का है वेश्यावृत्ति बाजार। शायद आज के समय में ये 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास भी हो सकता है। हाईवोक स्कोप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट में ये दावा किया था कि लगभग 14.45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। दुनिया में वेश्यावृत्ति का बाजार श्रीलंका की जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। वेश्यावृत्ति से कमाई करने के मामले में चीन सालाना 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास टॉप पर है। वहीं सालाना 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर माना जाता है। राजेश्वरी सुब्रमण्यम ने अपनी रिसर्च में बताया है कि नीदरलैंड ने 2000 से 2005 के बीच वेश्यावृत्ति बाजार से करीब 6,500 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो उसकी जीडीपी का करीब 0.4% है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति लीगल थी आज से 4 वर्ष पहले। हर साल बांग्लादेश की वेश्यावृत्ति
से कमाई कम से कम 186 करोड़ रुपए हो जाती है। कई सारी रिसर्च भारत में वेश्यावृत्ति को लेकर भी बताते हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस की रिसर्च में राजेश्वरी सुब्रमण्यम ने पाया कि नीदरलैंड मॉडल के आधार पर देखें तो भारत में वेश्यावृत्ति से सालाना 66,000 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। 2016 में हैवोक स्कोप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री की सालाना इनकम 63,000 करोड़ रुपए है। 2022 तक और बढ़ने का अनुमान हो जाता है और ये आप समझ सकते हैं 2025 चल रहा है तो शायद ये 100,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। के मुखर्जी ने भारत के लिए की गई एक रिसर्च में पाया कि देश में 1993 से 2005 के बीच वेश्यावृत्ति में 50% इजाफा हुआ है। यानी कि जितनी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी उससे 2 गुना महिलाएं वेश्यावृत्ति में हैं। भारत में वेश्यावृत्ति पेशे में आने वाली करीब 35% लड़कियां 18 साल से कम उम्र की हैं। वहीं 90% औरतें 18 साल से कम उम्र में इस पेशे में आती हैं। 2002 में ही NHRC UNIFEM ISS प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन इंडिया के नाम से जारी रिपोर्ट में चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के मामले में भारत को हॉट स्पॉट बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, भूटान के अलावा रूस और उज्बेकिस्तान से भी लड़कियां वेश्यावृत्ति के लिए भारत लाई जाती हैं। भारत में वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को लेकर 2 संस्थाओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े बताए हैं। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक भारत में 6.57 लाख सेक्स वर्कर हैं। महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की 2004 की स्टडी के मुताबिक 18 साल पहले देश में 28 लाख फीमेल सेक्स वर्कर थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा अंतर देखने को मिला है। 2025 की कोई अगर हम रिसर्च या 2020 से 2025 के बीच की रिसर्च को देखें तो और भी भयानक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वेश्यावृत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल होते हैं व्यक्ति, उनके द्वारा बताया जाता है कि भारत में वेश्यावृत्ति सीधे तौर पर अपराध नहीं है, क्योंकि 2 वयस्क लोग सहमति से संबंध बना सकते हैं। यानी कि 2 वयस्क व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपनी मर्जी से आपस में संबंध बना सकते हैं। और इसको लेकर शायद फिलहाल हमारी पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे मैंने कोई आर्टिकल्स देखा था कि इस पर भी चर्चा होने वाली है कि इस पर भी कोई कानून भारत में बन सकता है आपसी सहमति से सेक्स करने को लेकर। भारत में पब्लिक प्लेस में किसी को लुभाना, संगठित तौर पर वेश्यावृत्ति कराना, नाबालिग लोगों से वेश्यावृत्ति कराना, सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता अपराध है। यानी कि एकांतवास में आप कुछ भी कर सकते हैं, एकांत में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा करना अपराध हो जाता है, यानी कि अश्लीलता फैलाना माना जाएगा। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 के मुताबिक कोई सेक्स वर्कर किसी को शारीरिक संबंध के लिए उकसा नहीं सकती, ये दंडात्मक अपराध है। कोई सेक्स वर्कर अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर 6 महीने सज़ा और जुर्माना लग सकता है। साथ ही किसी पब्लिक प्लेस पर वेश्यावृत्ति करने पर 3 महीने की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर काम कर रही हैं। और यूरोप में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं तो हमें लगा कि आपको इस पर डिटेल में एक चर्चा करा ही दी जाए, जिससे आपको यूरोप और भारत में इसकी स्थिति को लेकर जो संशय आपके मन में बने हुए हों वो सारे के सारे दूर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल जो हमने आपको समझाया या एक्सप्लेन किया, जो चीज़ें हमने आपको बताई, वो चीज़ें अब आपको ये समझ में आएगा कि भारत में भी वेश्यावृत्ति एक बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। और भारत में जब राजा रजवाड़ाओं का शासन हुआ करता था तब ये और भी ज़्यादा चरम पर थी। आज इसे अलग अलग तरीक़ों से यूज किया जाता है। ऑर्केस्ट्रा डांसर्स हुई, बार गर्ल्स हुई, इन सब के द्वारा भी सेक्स वर्कर करवाया जाता है। बड़े बड़े बार में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे होटल्स हुए, इन सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और कई बार छापे पड़ते हैं तो वहाँ पे आपको मसाज पार्लर वगैरह में ये घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप देश के नागरिक हैं या दुनिया में कहीं से भी हमें सुन रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए देश और दुनिया से जुड़ी हर एक खबर के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।